Welcome to PK Tax classes. Today we are going to do two very important topics as far as theory is concerned. Number one, clubbing of income or aggregation of income. And the second one, that is set off and carry forward of losses. So we will discuss these chapters one by one. Firstly, we are going to discuss clubbing of income, and thereafter we will discuss set off and carry forward of losses. जो हमें क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन आता है, what do you understand by clubbing? What are its various provisions? या discuss in detail the provision regarding aggregation of income. या एक और क्वेश्चन पूछता है, what are the provisions under the Income Tax Act when income of other person is to be included in the individual's income? ये क्वेश्चन हमें आता है जनरली, और ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। और जब ये क्वेश्चन आपका आ गया तो इसके टोटल 9 पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा पहले प्रीफेस लिखेंगे भी क्या होता क्या है क्लबिंग, और उसके बाद हम ये करेंगे। तो इंट्रोडक्शन या प्रीफेस लिखेंगे, जनरली एन असेसेस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। मैं अपनी इनकम के लिए लायबल हूं, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इनकम टैक्स एक्ट deviates from this principle and other person's income is included into my individual income. मैं क्या करता हूं, अपने अफेयर्स को, अपनी इनकम्स को इस तरह से एडजस्ट करता हूं so that जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो मेरे पर ना पड़कर मेरे नियर्स एंड डियर्स पे पड़ रही है, और उससे मुझे टैक्स सेविंग होती है, मेरा टैक्स बचता है। इनकम टैक्स एक्ट ने अंडर सेक्शन 62-64 कुछ ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए हैं सो दैट जो इनकम दूसरे के हैंड्स में आ रही है उसको उसके हैंड्स में टैक्सेबल ना करके मेरे साथ क्लबिंग की है। आप सभी जानते हैं क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना, दूसरे बंदे की इनकम मेरी इनकम में जोड़ी गई है। एग्रीगेशन करना, एग्रीगेशन का मतलब ही होना जोड़ना होता है। अदर पर्सन इनकम टू बी इंक्लूडेड इन असेसेस इंडिविजुअल इनकम, वो भी यही मतलब होता है। तो क्वेश्चन डिफरेंट वे से आ सकता है, बट आंसर विल रिमेन दिस सेम। Provision incorporated in these sections deal with the cases where taxpayer makes an attempt to reduce their tax liability by transferring their assets in favor of their family members or by arranging their sources of income in such manner that incidence of tax falls on others, whereas benefit of income directly or indirectly is derived by them. तो बेटा हम इसको कलरफुल डिवाइसेस कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई कलरफुल डिवाइस निकाल लाते हैं, कोई ना कोई स्कीम निकाल लेते हैं सो दैट जो इनकम है और जो उस इनकम का टैक्स है वो मेरे किसी रिश्तेदार के ऊपर पड़े, मेरे ऊपर वो टैक्स ना पड़े। वो टैक्स मेरे ऊपर ना पड़े, मैं ऐसी कोई कलरफुल डिवाइस निकालता हूं, और फिर उस कलरफुल डिवाइस को इनकम टैक्स एक्ट के ये 9 केसेस हैं जिसमें वो पकड़े जाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और करूंगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। ओनली द केसेस, ये 9 केसेस हैं जहां पर इनकम जो है लीगली किसी और के खाते में जा रही है, किसी और के अकाउंट में जा रही है, बट ही इज नॉट लायबल और शी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट। I am liable to pay tax that on that particular income. हम पर्सन भी कह सकते हैं इसे, पर्टिकुलर इनकम भी कह सकते हैं। तो ये कुछ 9 केसेस हैं। जब क्वेश्चन आ जाना है थोड़ा सा प्रीफेस और इंट्रोडक्शन देकर 2-4 लाइनों की, उसके बाद आपने क्लबिंग के वो 9 के 9 पॉइंट्स लिखने हैं। और ये जो सेट ऑफ है, जो क्लबिंग है, ये होता कहाँ पर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 5 हेड की इनकम निकाल ली जाती है। 5 हेड की इनकम निकालने के बाद
क्लबिंग और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस किया जाता है। जब ये सारा कुछ हो जाता है, जो टोटल अमाउंट आता है इन सब का, दैट इज रिगार्डेड एज जीटीआई। क्लबिंग भी यहीं पे की जाती है बीच में, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी यहीं पे किया जाता है 5 हेड्स की इनकम निकालकर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि ये क्लबिंग का फायदा क्या होता है। ये इसका फायदा, क्लबिंग का जो फायदा होगा, क्लबिंग का फायदा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने 10 लाख रुपए अपनी इनकम दिखाई है, 10 लाख अपनी वाइफ की इनकम दिखाई है। तो अगर हम 10 लाख के ऊपर टैक्स निकालें तो 1,12,500 मिस्टर एक्स का टैक्स बनेगा, 1,12,500 मिसेज एक्स का टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है नो, ये दोनों इनकम आप ही की इनकम है। तो जो ये मिसेज एक्स को आपने बनाई है, ये 10 लाख रुपए की इनकम, ये मिसेज एक्स की इनकम नहीं है 10 लाख। ये जो 10 लाख रुपए की इनकम है, ये आपकी इनकम में जुड़ेगी। मतलब आपकी इनकम 10 लाख थी, प्लस 10 लाख रुपए और ये वाली मिसेज एक्स की इनकम जोड़ ली जाएगी, क्लबिंग करी जाएगी। ये 20 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी, और इस 20 लाख के ऊपर अब जो टैक्स है वो आप पे करेंगे। तो ये प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का। देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जब हम इसको जोड़कर 20 लाख के ऊपर टैक्स निकालते हैं, तो जो टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स आता है, दैट कम्स आउट टू बी 4,12,500। नॉर्मल स्लैब्स लगाई तो उसका जो टैक्स बना वो बना 4,12,500, जबकि वो दिखा रहा था 10 लाख रुपए मिसेज एक्स की इनकम और 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स की इनकम। तो उसका टैक्स बनता था 112,500 प्लस 112,500, इट विल बी 2,25,000। और जब इस तरह से टैक्स देता है तो उसका टैक्स बनता है 4,12,500। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर ऐसी डिवाइसेस चलें तो रेवेन्यू का लॉस होता है। इसलिए रेवेन्यू के लॉस को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कलरफुल डिवाइसेस कर्ब आउट करी हैं कि ये जो कलरफुल डिवाइसेस हैं ये हमारी चलेंगी। इसके बाद जो हमारा सिस्टम है, हमने 9 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं है, एसेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60। मैंने अपनी इनकम अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी है, हालांकि एसेट मेरे नाम पर है। आई एक्सप्लेन इट। मेरा रेजिडेंशियल हाउस है, मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस है, वो रेजिडेंशियल हाउस मैंने अपने मेरे नाम पर है, ये मैंने किराए पे दिया हुआ है। इसका जो रेंट आ रहा है वो रेंट मैंने कहा कि आप मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दो, मतलब मिसेज एक्स के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर एक्स है ये, मिस्टर एक्स ने अपना रेंट अपनी हाउस प्रॉपर्टी का अपनी वाइफ के नाम पर चेक जा रहा है। अब जो ये चेक्स जा रहे हैं वो मिसेज एक्स के अकाउंट में जा रहे हैं, खर्च भी वही रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन दिस इनकम डजंट बिलोंग टू मिसेज एक्स। एक्ट कहता है कि ये जो इनकम है ये मिसेज एक्स की नहीं है। दिस इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ेगी, ये मिसेज एक्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। इट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मिस्टर एक्स मिसेज एक्स हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई और भी मैं ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि यही अरेंजमेंट है। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट मेरा है लेकिन जो इनकम आ रही है उस एसेट से वो मैं किसी और को शो कर रहा हूं कि ये मेरे पास नहीं आ रही, ये तो मेरे सन के पास जा रही है, मेरे वाइफ के पास जा रही है, मेरे फादर के पास जा रही है, और भी कोई हो सकता है बेटा। तो वो एसेट मेरा है, इनकम भी मेरी होनी चाहिए,
एक्ट कहता है अगर इन सच केस इनकम इज ट्रांसफर्ड टू सम अदर पर्सन, द ट्रांसफरर विल रिमेन एज डीम्ड ओनर, मैं ही डीम्ड ओनर माना जाऊंगा, एंड इनकम विल बिलोंग टू मी, इनकम मेरी ही मानी जाएगी। तो ये पहला केस, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, हमने सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है, एसेट ट्रांसफर नहीं किया। दूसरा है रेवोकेबल, सेकंड है रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस। तो रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस कैसे आएगा? अगर सपोज करो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उनमें से एक बंदे के पास 20% या उससे ज्यादा उस कंपनी की शेयर कैपिटल है या वोटिंग राइट्स हैं, इसको हम कहते हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है। अगर किसी बंदे के पास 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट हो जाते हैं तो दैट पर्सन इज नोन एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर। और अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, सपोज करो मिस्टर अंबानी हु इज होल्डिंग 40%, 45% ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स, वो अपनी वाइफ को नीता अंबानी को भी उसी कंपनी में रख लेता है, तो जो सैलरी मिसेस नीता अंबानी को मिलेगी वो मिसेस नीता अंबानी की नहीं मानी जाएगी। दैट सैलरी, एक्ट कहता है, विल बी क्लब्ड विद मिस्टर अंबानीज इनकम। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल कोट किया है। कोई भी बंदा जिसके पास 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं या शेयर कैपिटल है, वो अपने स्पाउस को भी उसी कंपनी में जॉब पर रख लेता है जिसमें वो जॉब कर रहा है। तो जो स्पाउस को जॉब से सैलरी मिलेगी वो उसकी वाइफ या हस्बैंड की इनकम ना होकर उस बंदे की इनकम होगी जिसके पास 20% या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब रेम्युनरेशन ऐड नहीं होएगी, दैट इज अगर शी इज होल्डिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल नॉलेज है उसके पास या कोई प्रोफेशनल नॉलेज है, तो फिर वो हस्बैंड की इनकम में वाइफ की इनकम क्लब नहीं होएगी या वाइसा वर्सा नहीं होगा। और अगर दोनों के पास 20% शेयर्स हैं या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, फिर किसकी इनकम में जोड़ेंगे? एक्ट इससे आगे बढ़कर बताता है कि जिसकी रेम्युनरेशन ज्यादा है उसकी इनकम में जोड़ेंगे। तो अगर सपोज करो मिसिस एक्स की इनकम 40 लाख है, मिस्टर एक्स की इनकम 30 लाख है और दोनों ही सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों के पास शेयर्स हैं, तो जिसकी इनकम ज्यादा है, मिसिस एक्स की इनकम ज्यादा है, तो मिसिस एक्स की इनकम में वो इनकम जुड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है विच कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। मैंने किसी एक बंदे को एसेट ट्रांसफर कर दिया, मैंने उसे कहा कि जब मेरा दिल करेगा मैं वापस ले लूंगा, या मैं आपको ये एसेट दे ही 4 साल के ले रहा हूं, आफ्टर 4 years दिस एसेट विल बी कमिंग बैक टू मी ऑटोमेटिकली। उसके लिए बेटा रेवोकेबल डीड बनानी पड़ती है, लीगल प्रोसीजर है, रेवोकेबल डीड बनेगी। जैसे सेल डीड बनती है वैसे ही रेवोकेबल डीड बनती है। रेवोकेबल डीड बनाकर वो प्रॉपर्टी मैंने उसको ट्रांसफर कर दी, लेकिन ही और शी इज नॉट द ओनर राइट नाउ, ownership remains with me. I had transferred only for a limited time period. तो वो जो एसेट से इनकम आएगी वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मेरी इनकम मानी जाएगी। दैट इनकम विल बी क्लब्ड विद माय इनकम। 2-3 एक्सेप्शन है इसकी बेटा। अगर मैंने उसको एसेट उसकी लाइफ टाइम के लिए दे दिया है कि आप रखो एसेट, जब तक आप जिंदा हो आपका एसेट है, जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी the asset will come back to me। दूसरा केस मेरी लाइफ टाइम तक एसेट है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक एसेट आपका है, जिस दिन मैं मर जाऊंगा the asset will come back to my legal heirs। और तीसरा केस
when transfer is made for period exceeding 6 years. अगर 6 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो भी वो रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट मानी नहीं जाती, फिर वो ट्रांसफर ही मानी जाती है। आगे चलते हैं। अब जो है एसेट की ट्रांसफर है 5 केसेस विद इन माई फैमिली, बिल्कुल नियर फैमिली में ट्रांसफर है। हमने 3 केसेस किए। पहला केस किया ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, दूसरा किया रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस, इसमें एसेट की ट्रांसफर नहीं थी पहले 2 केसेस में, फिर तीसरा किया रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब जो हमारे पास केस 5 है दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट विद इन फैमिली है, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में ट्रांसफर्स हैं। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, मैंने अपना एसेट अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर पूरे पैसे लिए हैं फिर नहीं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मैंने अपना एसेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, तो जो एसेट से इनकम आ रही है वो मेरी वाइफ की नहीं होगी, दैट इनकम इज लायबल टू बी टैक्सेबल टू मी। दूसरा सिमिलर केस है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, मैंने अपना एसेट अपने सन्स वाइफ को दे दिया, डॉटर इन लॉ, तो अगर मैंने अपना एसेट अपनी डॉटर इन लॉ को दे दिया है तो भी इनकम उसकी नहीं मानी जाएगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन माय इनकम। देन ट्रांसफर ऑफ एसेट टू थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ये कई लोगों को कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं मिस्टर पी, मैंने अपना एसेट अपनी मदर इन लॉ को दे दिया मिसेस एक्स को, मिसेस एक्स इन टर्न बेनिफिट दे रही है मिसेस पी को, और ये अल्टीमेटली मेरी फैमिली है, तो एक्ट कहता है कि नो, शी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, शी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, यू आर लायबल टू पे टैक्स। ये जो इनकम आ रही है ये मिसेस पी को जो घूम कर आ रही है ये बेसिकली योर इनकम है एंड इट विल बी क्लब्ड विद योर इनकम। तो एक्ट ऐसे प्रोविजंस हमें बताता है। फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, अपनी वाइफ की जगह सन्स वाइफ आ गया, डॉटर इन लॉ आ गया। मैं किसी ऐसे रिश्तेदार को एसेट ट्रांसफर करता हूं और उसका बेनिफिट मेरी सन्स वाइफ को आता है, इन सच केसेस जो इनकम आएगी वो उनकी नहीं मानी जाएगी, इट विल बी एडेड टू माय इनकम। तो ये 4 केसेस बिल्कुल एज इट इज लिखने हैं। फिर आ जाता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है तो वो फादर या मदर की इनकम में जुड़ेगी माइनर चाइल्ड की इनकम, और जब फादर और मदर की इनकम में जुड़ेगी, किस में जुड़ेगी, जिसकी इनकम हायर है। और अगर फादर और मदर अलग अलग रह रहे हैं तो एक्ट कहता है हु इज मेंटेनिंग द चाइल्ड। लेकिन 2 केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम फादर या मदर दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जुड़ेगी, when income is earned by minor due to manual work or due to specialized skill or due to his mental abilities, प्रोफेशनल नॉलेज से कमा रहा है, अपनी मैनुअल लेबर करके कमा रहा है, तो फिर बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ नहीं जुड़ेगी। और दूसरा केस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80U, अगर बच्चा किसी फिजिकल डिसेबिलिटी से है उसे, तो फिर भी माइनर चाइल्ड की इनकम फादर या मदर की इनकम के साथ नहीं जुड़ेगी। यहाँ एक छोटी सी एग्जम्पशन दी है कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम फादर या मदर की इनकम में जोड़ी जाएगी तो 1500 रुपीज पर एनम, और एक्चुअल इनकम विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं अपने माइनर सन के नाम पर 4 लाख रुपए की एफडी करा देता हूं, 4 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट बना, पूरे साल का जो इंटरेस्ट बना 24,000, इस 24,000 में से 1500 रुपीज की छोटी सी एग्जम्पशन चली जाती है, तो 22,500 ये फादर या मदर की इनकम में से जुड़ेगी हुज इनकम इज हायर। तो अगर सपोज करो मेरी वाइफ नहीं कमा रही तो ये 22,500 मेरी इनकम में जुड़ जाएगी। अगर फादर नहीं कमा रहा तो ये इनकम मदर की इनकम में जुड़ जाएगी। तो जिसकी इनकम हायर है उसकी इनकम में ये जुड़ जाएगी। और 9th पॉइंट जो हमारा आ जाता है
कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। 3 भाई हैं, एक भाई अपना प्रोफेशन करता है, डॉक्टर है, वो अपनी डॉक्टर के प्रोफेशन से वो कमा रहा है, अपनी वो प्रोफेशनल इनकम से घर खरीदता है, घर खरीद कर वो घर एचयूएफ को दे देता है, एचयूएफ में ट्रांसफर कर देता है। तो जो घर की इनकम आएगी वो एचयूएफ को जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है नो, वो इनकम एचयूएफ की नहीं है। पैसे किसने लगाए थे, फंड्स किसके लगे हैं, उस डॉक्टर के फंड्स लगे हैं, तो जिसके फंड्स लगे हैं उसी की इनकम मानी जाएगी। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि नो, दिस इज नॉट ए इनकम ऑफ एचयूएफ, इट इज ए इनकम ऑफ दैट प्रोफेशनल। तो वो उसकी इनकम में टैक्सेबल होएगी, इसकी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगी। ये 9 केसेस हैं जहां पर जिसको इनकम जा रही है उसको टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि दूसरे बंदे को टैक्सेबल किया है। और क्लबिंग के जो प्रोविजन है सिर्फ नेगेटिव इनकम के लिए नहीं, दीज आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव इनकम। पॉजिटिव इनकम के लिए भी, नेगेटिव इनकम के लिए भी हमारे लिए लॉस प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर पॉजिटिव इनकम है तो भी ऐड करेंगे, नेगेटिव इनकम है तो भी हम उसको लेस करेंगे। तो ये हमारे प्रोविजंस थे क्लबिंग के। ये क्लबिंग जब भी आ जाए क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपने इसके एज इट इज 9 पॉइंट्स लिखने हैं, और आई होप कि जरूर आएगा। जो दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा बनता है, व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 70 to 80। तो ये हमारे प्रोविजंस हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ऐसे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस। देखो, जब सेट ऑफ की बात करते हैं या कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो जब हमारी इनकम है अगर पांचों हेड से पॉजिटिव आती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन इनकम कम्स इन नेगेटिव वैल्यूज। जब हमारी वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तब हमें प्रॉब्लम अराइज होएगी, और उस वक्त सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं कर सकते, वो प्रोविजंस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू एडजस्ट द लॉस और टू अकोमोडेट द लॉस, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि जो लॉस इस साल हम उसको सेट ऑफ नहीं कर पाए, इनकम्स कम थी या ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो फिर वो जो इनकम है वो अगले साल, लॉस जो है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर वो अगले साल के लॉसेस से हम उसको सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले हम सेट ऑफ की बात करते हैं। जब हम सेट ऑफ करते हैं तो सेट ऑफ का मतलब होता है 2 स्टेजेस में करते हैं। पहला है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड, और दूसरा है इंटर हेड एडजस्टमेंट इन द सेम प्रीवियस ईयर, सेम असेसमेंट ईयर, सेम बात है। पहले हम करते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड। मैं इसको आपको समझा रहा हूं कैसे करना है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड। हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का हेड है और हमारे पास ये 4 हाउसेज हैं, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी, और आप देख रहे हैं हाउस ए बी सी तीनों से पॉजिटिव इनकम आई 90,000 रुपीज, और हाउस डी से लॉस आ गया या नेगेटिव इनकम आ गई। एक्ट कहता है कि आप इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट कर दी। 90,000 पॉजिटिव इनकम थी, 10,000 नेगेटिव इनकम थी, एडजस्ट करके ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000। दिस इज नोन एज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड, और ये अलाउड है। दिस कैन बी डन इन ऑल केसेस, इट इज अलाउड सब्जेक्ट टू दीज एक्सेप्शंस। ये 3-4 एक्सेप्शंस याद कर लें तो आपको आ जाएगा। मैं हेड वाइज समझाता हूं। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में लॉस ही नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शंस नहीं है।
आप हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कहीं भी सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर आ जाता है बिजनेस। बिजनेस में 3 तरह के बिजनेस हैं, एक स्पेसिफाइड बिजनेस, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ है तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से ही एडजस्ट होएगा, स्पेसिफाइड से भी एडजस्ट नहीं होएगा, नॉन स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट नहीं होएगा। दूसरा, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हुआ है तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड इनकम से ही एडजस्ट होएगा, दूसरे हेड से एडजस्ट, दूसरे सोर्स से एडजस्ट नहीं होएगा। जो बाकी रह गया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, उसका लॉस हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होएगा। फिर लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस अदर सोर्सेज में आता है, इसी से ही एडजस्ट होएगा। एग्जम्प्टेड इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होएगा। और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, ना तो इनमें से कोई लॉस एडजस्ट होता है, ना ही इनका लॉस कहीं एडजस्ट होता है। अगर इनका कहीं पर लॉस आ जाता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, अभी हम आगे चल के सीखेंगे। ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद आ जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर लॉस मेरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो रहा तो मैं उसे दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करूंगा। तो अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो भी अलाउड है। जैसे अभी हम ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास 20,000 बिजनेस लॉस आया। तो ये जो हमारा बिजनेस लॉस आ गया 20,000, ये 20,000 बिजनेस लॉस हमने यहाँ से एडजस्ट कर लेना हाउस प्रॉपर्टी से। ये भी अलाउड है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस है उसकी, अगर हम उन एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएंगी कि वो एक्सेप्शंस हमें देखनी है। उन एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी सारा कुछ इज अलाउड टू बी सेट ऑफ। तो वो सारी की सारी सेट ऑफ की जा सकती हैं। वही रूल है कि हम इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वही सेम एडजस्टमेंट, दो चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। मैं 2-3 चीजें जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं वो बताऊंगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी से तो जितना मर्जी सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हेड से एडजस्ट करना है तो मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात जो आती है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी नया प्रोविजन यहाँ लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, लेकिन दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। और तीसरा जो डिफरेंट है पॉइंट यहाँ पर एक्सेप्शन, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। बाकी सारे प्रोविजंस वही हैं जो हमने अभी तक पढ़े। ये 3 एक्सेप्शंस ऐड हो गई हैं, ये 3 एडजस्टमेंट नहीं होती। जो लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं होगा दैट लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। कैसे कैरी फॉरवर्ड होएगा, कैसे, ये हमने एक टेबल बनाया, आप उसको देख रहे हैं कि टेबल बना हुआ है हमारा। हेड वाइज हमने कोशिश की है कि ये टेबल समझाया जा सके। पहले हम इंट्रा हेड मतलब विद इन दी सेम हेड एडजस्ट करेंगे, फिर इंटर हेड एडजस्ट करेंगे, फिर अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वहां से एडजस्ट करेंगे। कहां से एडजस्ट किया जा सकता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वंस द लॉस इज कैरिड फॉरवर्ड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम द अदर हेड्स। एक बार आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो वो जो लॉस है वो आपने सेम हेड से ही एडजस्ट करना है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड है तो हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होगा। कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड है तो कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। ये हमने टेबल बनाया। पहली हमने लिखा है लॉस फ्रॉम सैलरी होता ही नहीं, देयर इज नो लॉस। तो ना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की जरूरत है, ना इंटर हेड की जरूरत है, ना कैरी फॉरवर्ड की जरूरत है, तो ये छोड़ दिया। हाउस प्रॉपर्टी आ गया। पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपने हेड से सेट ऑफ करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। फिर इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर हेड्स।
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ अप टू ₹2 लाख। और अगर फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा दूसरे हेड से भी, तो फिर इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स तक, अपना प्रीवियस ईयर छोड़ के उससे अगले 8 साल तक। उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आ गया। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगले साल चला जाएगा, 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब 4 इयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कितने साल तक? इन्फिनिटी, जितने साल मर्जी लगाओ, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन सेट ऑफ कहां से होएगा? इट विल बी सेट ऑफ फ्रॉम सेक्शन 35AD, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस ओनली। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगा, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होएगा 4 असेसमेंट ईयर्स तक। फिर आ जाता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी भी हेड, किसी भी से हो सकता है, स्पेकुलेशन से भी हो सकता है, नॉन स्पेकुलेशन से भी हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस से भी हो सकता है। हमने लिखा है ये स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, किसी में से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस बिजनेस हेड में से सेट ऑफ होगा, कर सकते हैं। अगर अपने हेड से सेट ऑफ नहीं हो रहा तो दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। और अगर फिर भी नहीं सेट ऑफ हो रहा, फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक, और फिर किसी भी बिजनेस हेड में से किसी भी उससे एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे स्पेकुलेशन बिजनेस, चाहे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर आ जाती है बिजनेस के ही अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर है, या फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है। ये आप बिजनेस में से एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे हेड से, यस, दूसरे हेड से भी कर सकते हैं इनको, लेकिन एक्सेप्ट सैलरी। कैरी फॉरवर्ड कर दिए अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो भी आप कितने मर्जी नंबर ईयर्स तक इसको ले जा सकते हैं, अनटिल फुली एग्जॉस्टेड, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स तक, और फिर वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं असेसमेंट 8 असेसमेंट ईयर्स तक, और फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का लॉस है, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करके ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से ही एडजस्ट करेंगे। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, लॉटरीज, गैम्बलिंग, ये सेट ऑफ ही नहीं हो सकते, कि ना इसमें से कोई सेट ऑफ हो सकता है, ना ये किसी को सेट ऑफ करते हैं। एनी अदर लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके अलावा कोई भी लॉस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से एडजस्ट हो सकता है, किसी दूसरे हेड से भी एडजस्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग सैलरी में से भी एडजस्ट हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, तो नो कैरी फॉरवर्ड, तो ईयर भी नहीं लिखने। तो ये हमारे टोटल प्रोविजंस हैं। जब भी आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आपने ये 3 जो पेजेस हैं ये लिख के आने हैं। आप इसको समझा सकते हैं इंटर सोर्स इंटर एडजस्टमेंट का, ऐसे एग्जाम्पल बनाकर जैसे हमने बनाया गया, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों ही थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।